नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नकल रहित बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन की तैयारियां शुरू, शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। अगर आप भी आधार कार्ड यूजर हैं तो आज की एक खबर आपके लिए होने वाली है खास। मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये देगी हरियाणा सरकार, उठाएं इस योजना का बड़ा फायदा। हरियाणा में 11 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं कक्षा पहली से 8वीं तक की परीक्षाएं। महेंद्रगढ़ और सतनाली में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। सिरसा में डेरा प्रमुख ने की जरूरतमंदों की सेवा, गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन तो वहीं दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मिली। कुरुक्षेत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, महिपाल ढांडा बोलने का सलीका सीखें, रामलीला के कलाकार नहीं शिक्षा मंत्री हैं। गूगल को टक्कर देने ओपन एआई लाया चैट जीपीटी ट्रांसलेट, फ्री में 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे, मुहावरे भी समझाएगा। इंदौर में कोहली का शतक, भारत 41 रन से हारा, न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज जीती। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल, 3 एयरलिफ्ट किए गए तो वहीं किश्तवाड़ के सोनार में ऑपरेशन 83-1 जारी। और भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव की उम्मीद, यूएस ईरान तनाव और एफआईआई बिकवाली से मार्केट पर दबाव। और अब खबरें विस्तार से। पूरे हरियाणा में हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। सुबह के समय घने कोहरे से दृश्यता लगभग 40 मीटर की रह गई है, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की गति कम दिखाई दी और कई ट्रेनें व बस अपने स्टेशन पर लेट पहुंची। कमजोर पश्चिमी प्रणाली के चलते बादलवाई बनी हुई है। आने वाले दिनों में हवा में परिवर्तन से बादलों में कमी आएगी। हिसार जिले में सर्द हवाओं से पहले से कुछ कमी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो वहीं नारनौल में सबसे कम यानी 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड को देखते हुए सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी। अब सोमवार यानी आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलने जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार 19 जनवरी को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 19 और 20 जनवरी को तेज हवाओं के चलते हरियाणा में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 22 जनवरी को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उन दिनों प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बन रही है। हरियाणा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे फुटाव अच्छा बनेगा, जिससे बम्पर पैदावार की संभावना जताई जा रही है। यदि अब बारिश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। राज्य में पिछले 1.5 महीने से अच्छी बारिश नहीं हुई है। अब की बार देश भर में 334.17 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं की फसल की बुआई की गई है। पिछली बार की बात करें तो 328.04 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 6.13 लाख हेक्टेयर रकबे में अधिक बुआई की गई है। दलहन की फसलों की बात करें तो पिछले साल से इस बार 3.74 लाख हेक्टेयर रकबे में अधिक बुआई की गई है। चना 4.66 लाख हेक्टेयर में अधिक बोया गया है। गेहूं एवं जौ निदेशालय करनाल के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि अभी ज्यादा सर्दी की वजह से गेहूं की ग्रोथ अच्छी है। मौसम अच्छा रहा तो पैदावार का लक्ष्य 119 मिलियन टन पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित तमाम राज्यों से अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। यदि बारिश हो जाए तो यह गेहूं की फसल के लिए अमृत वर्षा होगी। मौसम मार्च तक ठीक रहा तो इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। उन्होंने बताया कि तेजी से तापमान न बढ़े तो गेहूं की फसल के लिए अच्छा रहता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और 19 व 22 जनवरी को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने नए साल के शुभ अवसर पर राज्य के सरकारी स्कूलों की मरम्मत और रख रखाव की दिशा में ठोस कदम उठाया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे भवनों का रंग रोगन और साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राज्य के लगभग 1019 स्कूलों को शामिल किया गया है। राज्य के जिन 1019 स्कूलों की कायाकल्प होने जा रही है, उनमें सबसे अधिक नूंह जिले के स्कूल शामिल है, जिनकी संख्या 340 है। वहीं सबसे कम स्कूल महेंद्रगढ़ जिले में मात्र 1 है। पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के भवनों के मरम्मत कार्य और अन्य जरूरतों को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि कई सालों से भवनों पर रंग रोगन का कार्य नहीं हो पाया था, जिससे स्कूलों की दीवारें बेहद खराब हालत में नजर आने लगी थी। परंतु अब इस काम के पूरा होने पर स्कूलों की खूबसूरती में 4 चांद लगने जा रहे हैं और एक नए लुक में नजर आएंगे।
हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन परीक्षाओं का आयोजन मार्च महीने में होगा। वहीं डेट शीट जारी होते ही स्कूल स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और शिक्षक व स्कूल मुखिया परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने की योजना में जुट गए हैं। कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं, तो वहीं कक्षा पहली से 5वीं तक की परीक्षाएं 13 मार्च से आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संबंधित विद्यालयों में ही संपन्न करवाई जाएंगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति देने के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि गर्मियों से पहले ही मांग और आपूर्ति के संतुलन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली के ट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों का बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में ये कार्य तेजी से चल रहा है ताकि ओवरलोडिंग और फॉल्ट की समस्या से राहत मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए अनिल विज ने बताया कि हिसार के खेदड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल लिंकेज आवंटित किया गया है, जिससे कि 800 मेगावाट की नई यूनिट को गति मिलेगी। इसके अलावा पानीपत और यमुनानगर की थर्मल परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। अनिल विज ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थायी और भरोसेमंद आपूर्ति प्रणाली तैयार करना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस और जयपुर दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस का अब महेंद्रगढ़ व सतनाली रेलवे स्टेशनों पर जल्द ठहराव शुरू होगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्रवासियों की दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 22,323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस 21 जनवरी को शाम 6 बजे महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और 6:02 पर आगे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन हावड़ा से मंगलवार और शुक्रवार को शाम 6:50 पर रवाना होकर बुधवार और रविवार को शाम 5:59 पर महेंद्रगढ़ पहुंचती है। इसी तरह गाड़ी संख्या 12,324 बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस 22 जनवरी को सुबह 4:28 पर महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और 4:30 पर प्रस्थान करेगी। वापसी में ट्रेन बाड़मेर में बुधवार और शनिवार को शाम 5 बजे चलकर गुरुवार और रविवार को सुबह 4:28 पर महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और 4:30 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 19,701 और 19,702 जयपुर दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस को भी सतनाली रेलवे स्टेशन पर ठहराव की अनुमति मिल गई है। यह ट्रेन जयपुर से रात 8:45 पर रवाना होकर रात 1:57 पर सतनाली पहुंचेगी। उसके बाद महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2:56 पर और सुबह 5:15 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी SBSE द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्र और उत्तर पुस्तिका के प्रकाशन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। परीक्षा से संबंधित डेट शीट जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 10वीं के लिए लगभग 3 लाख और 12वीं के लिए लगभग 2 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थियों का इस बार रजिस्ट्रेशन अधिक हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा में नकल को रोकने और विद्यार्थियों को सुगमता प्रदान करने के लिए कुछ परिवर्तन भी किए हैं। पहले बोर्ड द्वारा सिर्फ प्रश्न पत्रों पर QR कोड अंकित किए जाते थे, लेकिन इस साल प्रश्न पत्रों के साथ साथ उत्तर पुस्तिका पर भी QR कोड लगाए जाएंगे। इससे नकल करवाने वालों की पहचान हो सकेगी और उन पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी ताकि नकल पर अंकुश लगाया जा सके। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मनरेगा से लेकर लाडो लक्ष्मी योजना तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने सरकार के मंत्री अनिल विज और महिपाल ढांडा पर भी तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बयान पर तीखा पलटवार किया तो अनिल विज के कांग्रेस के टूट-फूट वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। हुड्डा पंजाबी धर्मशाला में चल रहे 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा मंत्री
मंत्री महिपाल ढांडा के राहुल गांधी को ट्रेनिंग देने के बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले महिपाल आकर मेरे से ट्रेनिंग ले, ये शिक्षा मंत्री हैं, बोलने का सलीका होना चाहिए, ये रामलीला के कलाकार थोड़े हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अनिल विज को अपना घर संभालना चाहिए, हम कांग्रेस वाले टूटे फूटे नहीं है, भाजपा वाले देखें कि उनके अंदर कितने टूटे फूटे हैं। चाहे राव नरवीर की बात हो या फिर अनिल विज की, सबकी अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग। हुड्डा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, आरोप लगाया कि भाजपा के राज में अपराध बढ़ा है, पहले की सरकारों में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं लाडो लक्ष्मी योजना पर हुड्डा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे, उस हिसाब से प्रदेश की 85 लाख महिलाओं को फायदा होना चाहिए था, लेकिन चुनाव जीतते ही 1 लाख रुपए सालाना आमदनी की कंडीशन लगा दी। ये झूठी सरकार है। मनरेगा योजना पर हुड्डा ने कहा कि भाजपा वाले नाम बदलने की बजाय स्कीम ही खत्म कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि 21 जनवरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। वे पंजाबी धर्मशाला में उत्तराखंड और हरियाणा के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। राहुल गांधी जिले के किसी एक गांव में जाकर वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए एक खास खबर सामने आ रही है। प्रदेश की सैनी सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में अब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना में बदलाव करते हुए सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल कर लिया है। सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले यह राशि 50,000 रुपए होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की आर्थिक मदद करना है। डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता के मकान को 10 साल बने हुए होने चाहिए, साथ ही वह मरम्मत के योग्य होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इसके साथ ही आवेदनकर्ता के पास अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग या फिर बीपीएल परिवार से संबंधित जाति प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB ने LDC ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करना जरूरी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो CET पास, 12वीं पास, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, साथ ही राजस्थानी संस्कृति का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, साथ ही हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। जनरल, क्रीमी लेयर व OBC के लिए फीस 600 रुपए लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 फरवरी है। अगर आप आधार कार्ड यूजर हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। इन दिनों आधार से होने वाले फ्रॉड की संख्या में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके आधार का गलत इस्तेमाल हुआ है या फिर कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं, तो आज हम आपको इसके बारे में जरूरी अपडेट देने वाले हैं। अगर हम अपने आधार को लॉक कर लेते हैं तो काफी हद तक उससे होने वाले फ्रॉड पर रोक लग सकती है। चाहे बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम हो या फिर सरकारी योजना का कोई बेनिफिट उठाना हो, सभी में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में आधार के गलत इस्तेमाल की चिंता भी लोगों के मन में हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब UIDAI की तरफ से आधार लॉक फीचर ऑफर किया जा रहा है। आधार लॉक फीचर की मदद से आप अपने आधार नंबर को जरूरत पड़ने पर लॉक और अनलॉक काफी आसानी से कर सकते हैं। जब भी आधार लॉक किया जाता है तो सीधे आधार नंबर से होने वाली सभी तरह की ऑथेंटिकेशन सेवाएं बंद हो जाती हैं। इसमें OTP वेरिफिकेशन भी शामिल होता है। UIDAI की वेबसाइट के जरिए आप आधार को आसानी से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जिला आयुष समिति भिवानी द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता देंगे ये भर्ती अनुबंध आधार पर होने जा रही है। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या ANM कोर्स पास होने चाहिए। आवेदक के पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। आवेदकों को आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे
फैंस के लिए बड़ी अपडेट है। दिग्गज टेक एनालिस्ट जेफ वू ने निवेशकों के लिए जारी एक नोट में इस डिवाइस में क्या क्या मिल सकता है इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का आईफोन 2026 में लॉन्च हो सकता है। यह डिवाइस दिखने में काफी हद तक आईपैड मिनी जैसा होगा और इसमें मजबूती के लिए खास लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल एप्पल का लॉन्चिंग इवेंट सितंबर में हो सकता है। फोल्डेबल आईफोन में 2 डिस्प्ले होंगे। बाहर वाला कवर डिस्प्ले 5.3 इंच का, जबकि फोन को खोलने पर अंदर की मेन स्क्रीन 7.8 इंच की होगी। फोन की बॉडी को एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बनाया जाएगा। इस फोन की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी सिक्योरिटी फीचर है। आमतौर पर एप्पल अपने प्रीमियम आईफोन्स में फेस आईडी देता है, लेकिन फोल्डेबल फोन में कंपनी टच आईडी का इस्तेमाल कर सकती है। टेक एक्सपर्ट इसे थोड़ा निराशाजनक मान रहे हैं, क्योंकि फेस आईडी को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एप्पल ने आधिकारिक तौर पर कीमत को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लीक्स और मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक यह फोन काफी महंगा होगा। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसकी कीमत तकरीबन 2,17,000 रुपए तक जा सकती है। ओपन एआई ने अपना नया एआई पावर टूल चैट जीपीटी ट्रांसलेट लॉन्च कर दिया है। इस टूल से आप बिना लॉगिन किए और सब्सक्रिप्शन चार्ज किए 50 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी ने इसे गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देने के लिए बनाया है। हालांकि चैट जीपीटी में ट्रांसलेशन का फीचर पहले भी था, अब कंपनी ने इसके लिए एक अलग वेब प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, जो देखने में काफी हद तक गूगल ट्रांसलेट जैसा ही नजर आता है। इस नए टूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि सेंटेंस के पीछे के भाव यानी कि टोन और संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है। साथ ही ये मुहावरे का मतलब भी समझा सकता है। इस नए टूल का इस्तेमाल करना काफी आसान है। यूजर सीधे chatgpt.com/translate पर जाकर इसे एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल वेबसाइट पर ट्रांसलेशन के लिए लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर को बस अपनी सोर्स भाषा और जिस भाषा में अनुवाद चाहिए उसे चुनना होता है और चैट जीपीटी तुरंत रिजल्ट दे देता है। चैट जीपीटी ट्रांसलेट के इंटरफेस को बहुत सरल और यूजर फ्रेंडली रखा गया है। सरकार ने देश में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी हुई 242 वेबसाइट्स के लिंक ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनने के बाद ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यह कदम युवाओं को वित्तीय और सामाजिक नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट संसद में पास होने के बाद से प्रवर्तन कार्रवाइयों में काफी तेजी आई है। अब तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य उन प्लेटफॉर्मों पर नकेल कसना है जो त्वरित धन का लालच देकर लोगों को गुमराह करते हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत देश में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया है। यह बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है। सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। कई परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी है, तो कई युवा इसकी लत का शिकार हो गए हैं। कुछ मामलों में तो वित्तीय तंगी के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। सरकार ने इन खतरों को पहचानते हुए ये बड़ा और ठोस कदम उठाया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।